हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि। लास्ट वीडियो में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट्स को क्लियर किया था, डेरिवेशन पार्ट किया था, और इस वीडियो में हम उस चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। आई वुड लाइक टू गिव सजेशन टू यू गाइस कि अगर आपने ये चैप्टर कहीं से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पहले इसे पढ़ के आना पड़ेगा, और पढ़ के आएंगे तभी आप इसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो ये सिर्फ एक वीडियो रहेगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप या तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर कहीं और से पढ़ लीजिए, बट ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन सेम बॉडी। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है, एक बार सारे ऑप्शंस की रीडिंग करना है, उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली चांसेस कम हो जाएंगे, गलत ऑप्शन को चूज़ करने के। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी, रिजल्टेंट वुड बी 0, द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड नाइदर ए नॉर बी इज़ करेक्ट। एक्शन और रिएक्शन है, ये हमारा कहाँ से उठा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन उठा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जो कि स्टेट करता है कि हर एक एक्शन के लिए देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये वहीं से उठा है। अब जब एक बॉडी है उसी पर हम एक्शन लगा रहे हैं, उसी पर रिएक्शन लगा रहे हैं, एक्शन सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स 0 रहेगा और बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी, बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल। सेम वही यहाँ पर आंसर है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और थर्ड वाला देखें जो ये बोल रहा है कि दोनों ही करेक्ट है, तो डेफिनेटली हमें ऑप्शन सी को टिक करना है। अगर हम पहले ही देख के टिक लगा देते और आगे बढ़ जाते तो हमारा ये एमसीक्यू गलत हो जाता। इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे नेसेसरी पार्ट है कि हम एक बार सारे ऑप्शंस की रीडिंग कर लें, ताकि कभी कभी मल्टीपल करेक्ट होते हैं, फिर नीचे एक ऑप्शन आ जाता है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इस तरीके से। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमारी गलती ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, न्यूटन यूज्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन फॉर। न्यूटन ने क्वांटिटी ऑफ मोशन किसके लिए यूज़ किया था? दैट इज़ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम हमें बताता है P इज इक्वल टू mv, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी की, और वेलोसिटी हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या वो मोशन में है। तो डेफिनेटली इसका आंसर है मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू। एक कैनन जो कि एक हम बोल सकते हैं एक गन का नाम होता है, जैसे ही हम फायर करते हैं, फायर मतलब जो पिस्टॉल है उसको मूव करते हैं, तो फायर करते ही वो रिकॉइल कैसे हो जाता है? तो ये रिकॉइल इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिकॉइल हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हैव डैश मैग्नीट्यूड एंड डैश डायरेक्शन। हमें पता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये एमसीक्यू उठाया गया है, जो इस बात को सजेस्ट करता है, या जो जिसका स्टेटमेंट ये है कि हर एक एक्शन के लिए देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या अगर हम कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगाएंगे तो वो बॉडी भी हम पर पलटकर उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस व्हाट। कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसको कौन सा, ये जो नीचे लाइंस दी गई हैं 3, वो कौन सी सूट करेंगी? तो डिफाइंस फोर्स, नो। डिफाइंस इनर्शिया, नहीं। फोर्स को डिफाइन नहीं करता, वो मेजर देता है फोर्स का कि फोर्स कितना है। फोर्स को हमें फॉर्मूला बताता है जिससे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गिव्स मेजर ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी टू ऑब्जेक्ट्स विथ masses 10 kg एंड 30 kg रिस्पेक्टिवली, देन। देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है, अब नीचे 3 से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को सूट करेगा। तो ए और बी जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ए का मास है 10 kg और ऑब्जेक्ट बी का मास है 30 kg, ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई।
अब इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए हैज़ मोर इनर्शिया देन बी। जी नहीं, इसमें पूरे में सारे ऑप्शंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इनर्शिया से रिलेटेड बात है। अब हमें पता है कि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। सो ए हैज़ मोर इनर्शिया देन बी, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि बी का मास ए से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं, बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए। येस, इट कैन बी ट्रू, क्योंकि बी का जो इनर्शिया है वो ए से ज़्यादा होगा क्योंकि बी का मास ज़्यादा है और इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमें लग रहा है कि येस इट इज़ करेक्ट। फिर भी एक बार और दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इनका सेम इनर्शिया नहीं हो सकता। अगर मास सेम होता तो इनका इनर्शिया सेम होता, और नन ऑफ दीज हैव टू हैव इनर्शिया। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो डेफिनेटली उसके पास इनर्शिया भी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस तरीके का है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या दोनों में से कोई भी नहीं है? जी, इट इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि वो हमें ये बताता है कि इनर्शिया के बारे में बताता है, और हमें ये बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि वो किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा है कि जब तक हम उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो उसी स्टेट में रहेगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते, और जब हमें पता है क्वालिटेटिव है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, द लॉ विच डिफाइंस द फोर्स इज। फोर्स को जो लॉ डिफाइन करे दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? नहीं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? नहीं। शेप ऑफ द बॉडी? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। के फोर्स का CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में हम फोर्स की कौन सी यूनिट देखते हैं? देखो, MKS यूनिट तो उसकी न्यूटन होती है, MKS को ही ऐसा ही बोलते हैं, बट डायन जो है वो CGS यूनिट होती है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, इसमें आपको कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करने वाली है। एक जो आंसर है वही रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a body of mass 20 kg moves with an acceleration of 2 meter per second square. The rate of change of momentum is SI unit. In SI unit is कि किस रेट से मोमेंटम चेंज होने वाला है? अ बॉडी जिसका मास 20 kg है, ठीक है, m हमें गिवन है दैट इज़ 20 kg। उसके बाद एसेलरेशन हमको गिवन है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज़ dp/dt। सो हमें ये पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमको फोर्स निकालना है, वही इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको हम ma भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा आया 20 × 2 दैट इज़ 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर, और ये हमारी पूरी SI यूनिट है, तो बस हमारा आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, जो कि एक चेंज में जाती है, अंडरगोज अ चेंज इन स्पीड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें मोमेंटम का चेंज निकालना है बेसिकली, कि एक बॉडी है जिसका मास हमको गिवन है दैट इज़ 5 kg। अब वो वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उसका हम बोलें तो VF है 0.20 मीटर पर सेकेंड, और VI इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, और अगर हमारा आंसर माइनस में आया तो वो डिक्रीजेस होगा, और प्लस में आया तो वो इंक्रीजेस होगा, और जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम उससे लगा देंगे। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं m ब्रैकेट में VF माइनस का VI। यहाँ पर हम करेंगे 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.20 माइनस का 20। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा कुछ 19.8 माइनस का दैट इज़ माइनस का 99 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन, अब यहाँ पर माइनस है तो मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि डिक्रीज़ करेगा बाय 99 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ मैनी डायन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन, के 1 न्यूटन के बराबर कितने डायन्स होती हैं। डायन्स का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर है ये यूनिट है, CGS यूनिट है फोर्स की, ठीक है। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन है, और 1 न्यूटन क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम बोलते हैं फोर्स इंटू ma, और जब हम मास को 1 kg रख लेंगे और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेंगे, तब हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें फोर्स क्या निकालना है कि ये 1 kg है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम, जिसको हम 1000 ग्राम भी बोलते हैं। और 1 मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 मीटर हम कितना कह सकते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर तो हमारा बना ही है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट इज़ 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस यूनिट को हम डायन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट रिलेशन। अब हमें करेक्ट रिलेशन चूज़ करना है, तो उसके लिए ये कुछ हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है। हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है। अब हम ऑप्शन ए को मैच करते हैं, a इज इक्वल टू F/m को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें F इज इक्वल टू ma मिल जाएगा, तो ठीक है, ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी हम बाकी के रिलेशंस भी देख लेते हैं। तो AF इज इक्वल टू m, जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। m इज इक्वल टू F इंटू ए, ये भी पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ठीक है भाई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यस, यहाँ पे हमें देखने की बात है कि वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, और चेंज अगर वेलोसिटी नहीं कर रही है तो हमारा एक्सेलरेशन शुड बी 0, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ ने हमारा खेल कर दिया, हमें सब कुछ बता दिया कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कुछ होगा नहीं, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। और फोर्स का फॉर्मूला हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता ही है, दैट इज़ 1 kg, F इज इक्वल टू ma, और m की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, ठीक है, आंसर आया 0 न्यूटन। अब 0 न्यूटन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। सो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको करवाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये तो यार थ्योरी पार्ट से पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाए, आपको CGS यूनिट पे पूछा जा सकता है, रिलेशन पे पूछा जा सकता है, और न्यूमेरिकल पार्ट, यस, न्यूमेरिकल्स कुछ वैल्यूज़ दे देंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसकी कुछ वैल्यूज़ ऑप्शन में दे देंगे जो आंसर होगा। तो इस तरीके से 4-5 तरीके से आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।